हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है बच्चों। आज हम बात करेंगे केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, हमने बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर ले रखे हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। जैसे हमारा एक चुंबकीय क्षेत्र है बच्चों, यहाँ पर कोई उत्तरी ध्रुव आया, ठीक है, ये जितने बल का अनुभव करेगा बच्चों वो आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। क्योंकि भाई यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र है। अब चुंबकीय क्षेत्र पर कोई एकांक उत्तरी ध्रुव कितने बल का अनुभव कर रहा है बच्चों, वो उसकी तीव्रता है। भाई इसकी तीव्रता कितनी है वो दूसरा कोई आकर के प्रभाव स्पष्ट करेगा। हम आपको कितना बढ़िया समझा पा रहे हैं वो तो आप अनुभव करेंगे, हम तो अनुभव नहीं कर सकते भाई कि हमारी तीव्रता कितनी, हमारी पावर कितनी है, वो तो बच्चे ही बता सकते हैं। तो हमारे पास एक चुंबकीय क्षेत्र है और चुंबकीय क्षेत्र में एकांक उत्तरी ध्रुव रख दिया गया। समझिए, चुंबकीय क्षेत्र में एकांक उत्तरी ध्रुव, तो जितने बल का अनुभव करेगा उसे उसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, जिसका मात्रक बच्चों टेस्ला होता है। ठीक है बच्चों, किसी कोई प्रॉब्लम कि भाई चुंबकीय क्षेत्र में एकांक उत्तरी ध्रुव जितने बल का अनुभव करेगा उसे उसकी हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ऐसा ही मात्रक बच्चों टेस्ला होता है। अगला प्रश्न बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र रेखा की परिभाषा दीजिए। चुंबकीय क्षेत्र में खींचा गया काल्पनिक वक्र जहां एकांक उत्तरी ध्रुव गमन कर सकता है वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। अब आपको एक चुंबक यहां पे दिखा देता हूं बच्चों, N और S, ठीक है, यहां से निकलता है चुंबकीय क्षेत्र रेखा S पर समाप्त होता है। कहां पर बच्चों? S पर। तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक काल्पनिक वक्र है, कल्पना की गई वक्र है बच्चों, ये काल्पनिक वक्र है जो कि N से निकलती S पर समाप्त होती है। ठीक है, ठीक बच्चों, कोई दिक्कत? ठीक है, तो एकांक काल्पनिक वक्र जहां एकांक उत्तरी ध्रुव गमन कर सके वो आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहलाता है। ठीक है, एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखा वह रेखा वक्र है बच्चों जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु के परिणामी बल को दिशा प्रदर्शित करता है। अरे भैया, यहाँ पर पहले परिभाषा हमने बता दिया। देखो, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की परिभाषा लिखिए, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की परिभाषा हमसे आप लिख लो कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र जहां एकांक उत्तरी ध्रुव गमन कर सके उसे बच्चों हम क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर अच्छे तरीके से नहीं लिखा गया है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा वह रेखा है और वह वक्र है जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी बल की दिशा को प्रदर्शित करे। मतलब ये भी परिभाषा, लेकिन मेरा जो परिभाषा मैं जो बता रहा हूँ वो सबसे बढ़िया है ना। खींचा गया वह काल्पनिक वक्र जहां एकांक उत्तरी ध्रुव गमन कर सके, हमेशा N से निकलता है S पर समाप्त होता है, उनकी दिशा बताना है। तो भाई बाहर N से S की ओर, अंदर S से N की ओर होता है। ठीक है, याद हो गया होगा आपको। चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटती, क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पर देखो कि एक वह रेखा जिसके किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा उसके परिणामी बल को प्रदर्शित करता है। जैसे यहाँ पर स्पर्श रेखा खींच दें उसके परिणामी बल को प्रदर्शित करेगा, यहाँ पर स्पर्श रेखा खींच दें उसके परिणामी बल को प्रदर्शित करेगा, यहाँ पर उसके स्पर्श रेखा खींच दें परिणामी बल को प्रदर्शित करेगा। लेकिन बच्चों, यदि एक ही रेखा दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद कर दे, जैसे मान लीजिए एक रेखा ऐसा है, एक रेखा ऐसा काट दे, तो यहाँ पर एक बिंदु पर स्पर्श रेखा ऐसे बल और इसी बिंदु पर ऐसे बल की परिणामी दिशा को प्रदर्शित करेगा, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। यदि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो कटान बिंदु पर बच्चों स्पर्श रेखाएं खींची जा सकेंगी, जिसका अर्थ यह होगा कि काटान बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दो दिशा होगी, जबकि किसी भी बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र रेखा केवल एक ही दिशा होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा बच्चों केवल एक ही होती है, एक ही बिंदु पर दो संभव नहीं है। इसलिए बच्चों आप लोग कह सकते हो कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती, एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। जो प्रश्न काम का नहीं है उसे हम नहीं पढ़ेंगे, ये वाला पढ़ना है। अनुचुंबकीय पदार्थ किसे कहेंगे बच्चों? मान लीजिए किसी चुंबक के पास लाते हैं तो वो आसानी से चुंबक की ओर आकर्षित हो जाए, वो आपका अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। देखो, अनुचुंबकीय पदार्थ वो पदार्थ है जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, है ना, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होकर क्षीण चुंबकत्व का धारण कर लेते हैं बच्चों। किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरों के पास लाने से तेजी से आकर्षित होते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ जिसमें चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाए वो अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, यदि अनुचुंबकीय है चुंबकीय क्षेत्र के पास लाएंगे तो समांतर दिशा में ठहरेगा, यदि वो प्रतिचुंबकीय होगा तो लंबवत ठहरेगा। याद रखना बच्चों, अनुचुंबकीय पदार्थ ऐसा पदार्थ है जिसे चुंबकीय क्षेत्र पे लाने पर वो सीधा सीधा चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाता है। अब आप लोगों को लगता होगा कि सर मजाक करते हैं टाइम पास करने के लिए, तो भाई हम रात में काम करते हैं भाई, है ना, विद्यालय भी जाते हैं। कल तो संडे है, अभी ये वीडियो बन रहा है तो कल संडे है और अभी रात के आप लोग पढ़ रहे होंगे और समय है 11:22, है ना। कम से कम इसको बनाएंगे, एडिट करेंगे, अपलोड करेंगे, तो भाई प्यार सपोर्ट दिखा दो भाई,
सब्सक्राइब करने में पैसे नहीं लगते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो अनुचुंबकीय पदार्थ के बारे में आपने समझ गया होगा कि अनुचुंबकीय पदार्थ है क्या। एक ऐसे पदार्थ बच्चों जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाते हैं। ठीक है, चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है उनमें हल्का सा, है ना, शक्तिशाली चुंबक के पास ले जाते हैं तो आकर्षित भी हो जाते हैं, वो अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। लेकिन प्रतिचुंबकीय की बात करते हैं बच्चों, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ वही होते हैं जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर विपरीत दिशा में थोड़ा सा चुंबकित हो जाते हैं। ठीक है, विपरीत दिशा में, बाकी बहुत कम। और यदि चुंबकीय क्षेत्र में ले जाएंगे तो लंबवत खड़े हो जाएगा, वही समांतर नहीं होगा बच्चों। ठीक, चलिए इसे याद कर लेना। और लौह चुंबकीय तो भाई जिसमें सबसे प्रबल चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाए। लौह चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाए, किसी चुंबक के सिरों पर लाने से तेजी से आकर्षित हो, वो आपके लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, यानी लौह चुंबकीय में चुंबकत्व का गुण बहुत तीव्रता से होगा, अनुचुंबकीय में कम होगा, प्रतिचुंबकीय में बिल्कुल नहीं होगा, विपरीत दिशा में थोड़ा बहुत होगा, तो है ना। चलिए इसके बाद बच्चों चुंबकन तीव्रता किसे कहते हैं। पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन तीव्रता कहते हैं। पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को क्या बोलते हैं बच्चों, चुंबकन तीव्रता। इसका मात्रक बहुत जरूरी है, एम्पियर पर मीटर। चुंबकन तीव्रता का बच्चों एम्पियर पर मीटर क्या है बच्चों, एम्पियर पर मीटर क्या है बच्चों, एम्पियर पर मीटर क्या है, एम्पियर पर मीटर। चुंबकीय प्रवृत्ति से आप क्या समझते हो बच्चों, चुंबकन तीव्रता I और चुंबकीय क्षेत्र H के अनुपात को चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग तैयार कर लेना। ठीक है, पढ़ लेना भैया, कोई बात नहीं। सर आगे देखें, इनको देखें, नहीं देखेंगे, इन प्रश्नों को नहीं देखेंगे। फिर हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव अपन मैराथन थोड़ा सा लाएंगे यार, है ना। आप लोगों को लगता है कि सर ऑब्जेक्टिव है ना बहुत ज्यादा करा रहे हैं, तो कोई बात नहीं है। चलिए अगला चैप्टर भी क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि अपन केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों, तो ज़्यादा है ना ऐसे क्वेश्चन हमको ध्यान नहीं देना है जो काम का नहीं है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसी पर बात करेंगे। चुंबकीय फ्लक्स है क्या बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र से गुजरने वाली कुल लंबवत चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या। ठीक है बच्चों, क्या बोला हमने, चुंबकीय क्षेत्र से किसी तल के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। 5b से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। ठीक है, ये b इंटू ए के बराबर होगा। ठीक है, b इंटू ए के बराबर होगा, याद कर लेना आप लोग। चुंबकीय फ्लक्स किसे कहेंगे बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी तल से अभिलंबत या लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या। ठीक है बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक बच्चों वेबर होगा, और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है। क्या बच्चों, टेस्ला। याद रखिएगा भैया, ऑब्जेक्टिव आ जाए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक तो टेस्ला, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर। लेंज का नियम लिखिए बच्चों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की अवस्था में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि जिस कारण उस कारण का विरोध करके जिसके कारण स्वयं उत्पन्न हुई है। यह इस नियम की सहायता से प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। यह नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। इससे कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है बच्चों। प्रेरित धारा की दिशा किस नियम पर आधारित है, लेंज के नियम पर। प्रेरित धारा की लेंज का नियम किस संरक्षण पर आधारित है, तो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। या किस नियम पर आधारित है, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है बच्चों, लेंज का नियम ये है कि जिसके कारण ये उत्पन्न होती है उसी का विरोध करती है, बस खत्म। ठीक है बच्चों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के फलस्वरूप है ना एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, और जिसके कारण उत्पन्न हुई है उसी का विरोध करती है। यही लेंज का नियम है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करेगी बच्चों जिसके कारण स्वयं उत्पन्न हुई है। इस नियम की सहायता से प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करते हैं, और यह ऊर्जा संरक्षण के आधार पर नियम पर आधारित है। नोट डाउन कर लेना प्यारे बच्चों, बड़ा सिंपल सा है लेंज का नियम। बताओ किसी से कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो। लेंज का नियम बहुत सिंपल है बच्चों, मतलब ये प्रेरित धारा की दिशा को बताता है। तो धारा की दिशा इस प्रकार रहती है कि जिस कारण वो उस कारण का विरोध करती है जिस कारण वो उत्पन्न हुई है, खत्म। ठीक है, बाकी ये उच्च वोल्टेज पर धारा ले जाने वाले तार पर है ना धारा चालू करते ही चिड़िया बैठी उड़ जाती है, क्यों, तो ये चीज हम नहीं पढ़ेंगे भाई, है ना। हम केवल वही पढ़ेंगे जो काम का है, और जो नहीं है बच्चों वो हम नहीं पढ़ेंगे। रिवीजन अपन करेंगे ये अन्योन प्रेरण पर, अन्योन प्रेरण पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, अन्योन प्रेरण मत पढ़ेंगे। अब ये बताओ, ये वाला क्वेश्चन बताओ, विद्युत परिपथ बंद करते समय स्विच में चिंगारी क्यों दिखाई पड़ता है। विद्युत परिपथ बंद करते समय परिपथ में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में शीघ्रता से परिवर्तन होता है, फलस्वरूप उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। परिणाम स्वरूप स्विच के सिरों पर इतना उच्च विभवांतर हो जाता है कि मध्य में स्थित वायु का रोधन टूट जाता है। मतलब
कभी कभी होता है ना कि स्विच को अचानक एकाएक बंद करने से चिंगारी दिखाई पड़ती है, तो भाई तीव्रता से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। जैसे अचानक एकाएक हम स्विच को बंद करते हैं तो तीव्रता से अचानक एकाएक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है बच्चों। और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो तीव्रता से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ठीक है, जिसके कारण सिरों पर उच्च विभवांतर हो जाता है और बच्चों यहाँ पर स्थित वायु का रोधन टूट जाता है ना, मतलब चिंगारी उत्पन्न हो जाती है। अन्योन्य प्रेरण क्या कहलाता है बच्चों? ये तो सबको ही पता है भाई कि एक कुंडली में जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित धारा की, है ना, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाए। जैसे इसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके प्रेरण के फलस्वरूप इसमें फ्लक्स में परिवर्तन होगा बच्चों, और फ्लक्स में परिवर्तन के कारण इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। कौन सी धारा प्यारे बच्चों? प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। क्या धारा? प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है कि जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो पास स्थित दूसरे कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। यह परिघटना आपका अन्योन्य प्रेरण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? अन्योन्य प्रेरण कहलाता है। इसके लिए फैराडे ने अपना नियम दिया था बच्चों, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होता है। कि भाई मान लीजिए किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, वो किस पर डिपेंड करता है? कितना ज़्यादा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। जितना ज़्यादा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जितना ज़्यादा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा बच्चों, उतना ही ज़्यादा प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, एकदम कम समय में रिवीजन कराने की कोशिश कर रहा हूँ, बस आप लोग भी भाई तैयारी बनाए रखें, है ना। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्लियर है फैराडे का द्वितीय नियम। द्वितीय नियम में ये बताया गया कि भाई प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान या चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है बच्चों, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, कितना ज्यादा प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, ये किस पर डिपेंड करता है बच्चों? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर पर डिपेंड करता है। किसी को कोई प्रॉब्लम? आगे चलते हैं, कहानी पर ट्विस्ट आने वाला है। वर्गमाध्य मूलमान, ये आपको कर लेना बच्चों, जिनको करना है तो कर सकते हैं। इस चैप्टर से भाई, इस चैप्टर से क्या क्वेश्चन आ सकता है सर? प्रत्यावर्ती धारा से यार 2 नंबर का क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है पूछा जाएगा। इससे आपका बाटहीन धारा वगैरह पूछ ले तो चलेगा, लेकिन 2 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही कम चांसेस है, इसलिए अपन इसका रिवीजन नहीं करा रहे। ठीक है, ट्रांसफार्मर वगैरह जरूर पढ़ लेना थोड़ा सा। ट्रांसफार्मर का कोड पटलित बनाया जाता है क्यों बच्चों? ये क्वेश्चन पढ़ लेना आप लोग कि ट्रांसफार्मर के क्रोड को पटलित बनाकर भंवर धारा के प्रभाव को कम किया जाता है बच्चों। क्रोड में पटलित होने से उसका प्रतिरोध बहुत अधिक हो जाता है, अतः भंवर धारा उत्पन्न नहीं हो पाती, है ना। इस प्रकार विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में अपव्यय नहीं हो पाता है। ठीक है, इसे आप तैयार कर लेना, करना होगा तो कि ट्रांसफार्मर के क्रोड पटलित बनाए जाते हैं क्यों? क्योंकि जैसे ही पटलित बना देते हैं बच्चों, प्रतिरोध अधिक हो जाता है, जिससे भंवर धारा उत्पन्न नहीं होती, यानी भंवर धारा का प्रबलता कम हो जाता है, जिससे ऊर्जा का अपव्यय नहीं होता, ऊर्जा नष्ट नहीं होती है। चीजें क्लियर बच्चों? ये क्वेश्चन देख लेना। प्रतिघात प्रतिबाधा किसे कहते हैं ये बताओ? प्रतिघात प्रतिबाधा, देखो बच्चों, प्रतिरोध क्या है? किसी चालक तार द्वारा डाला गया अवरोध प्रतिरोध है, लेकिन वहीं पे जब अवरोध किसी संधारित्र के द्वारा, किसी धारिता के द्वारा डाला जाता है तब वो प्रतिघात है। और जब बच्चों मान लीजिए किन्हीं 2 के द्वारा, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ, चीजें क्लियर हो जाएगी। जैसे बच्चों एक चालक तार है, एक चालक तार है, चालक तार के द्वारा जो अवरोध डाला जाएगा वो प्रतिरोध होगा। लेकिन मान लीजिए कोई संधारित्र है ना, यानी धारिता, संधारित्र जुड़ा है, ठीक है बच्चों, या कोई कुंडली जुड़ा है, कुंडली, इसके द्वारा जो अवरोध डाला जाएगा संधारित्र या कुंडली के द्वारा, तो प्रतिघात कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? प्रतिघात। क्या कहलाएगा पर बच्चों? प्रतिघात। या तो संधारित्र के द्वारा या तो कुंडली के द्वारा अवरोध डाला जाएगा तो प्रतिघात कहलाएगा। लेकिन वहीं पे बच्चों प्रतिबाधा कब कहलाएगा? जब इनका कॉम्बिनेशन होगा, या तो CR या तो RC या तो LR या तो LCR, इसके द्वारा जब अवरोध डाला जाएगा बच्चों तो वो कहलाएगा आपका प्रतिबाधा। हालांकि सबका जो मात्रक है वो ओम ही होगा बच्चों। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो करा रहे हैं बच्चों, और लगातार पहले भी हमने कुछ आपको वीडियोस प्रोवाइड कर दिए हैं, है ना, और आप लोग तैयारी भी करते रहें। लगातार हम आपके लिए हेल्पफुल वीडियो लाते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करना बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।